इधर दूसरी तरफ आशी कमरे में आई तो क्रिश को बिस्तर पर आराम करते हुए देखा। क्रिश जो अब तक शर्टलेस सिर्फ अपने शॉर्ट्स में पेट के बल लेटा हुआ था, उसकी मस्कुलर बॉडी काफी स्ट्रांग और अट्रैक्टिव लग रही थी। आशी ने एक नजर क्रिश को देखा और फिर क्लोजेट रूम में जाकर अपनी जॉगिंग ड्रेस निकालने लगी, लेकिन तभी अचानक ही उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस हुई। आशी को एक पल नहीं लगा इन हाथों के एहसास को समझने में। आशी की बॉडी एक पल के लिए कांप गई और अब उसने अपनी धीमी और मीठी आवाज में कहा, साइको, तुम तो सो रहे थे। हाँ, लेकिन तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। फायरफ्लाई, कहाँ जा रही हो? मेरे साथ चलो, कुछ काम अधूरा रह गया है, पहले उसे पूरा करना है। क्रिश की बात सुनकर आशी नासमझी में उसकी तरफ पलटकर कंफ्यूज्ड नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, काम? कैसा काम? मैं जॉगिंग के लिए जा रही थी। क्या कोई इंपॉर्टेंट काम है साइको? आशी की मासूमियत भरी बातों को समझकर क्रिश अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए उसे अपने और करीब करते हुए उसके होठों से लेकर आंखों तक देखते हुए मदहोश आवाज में बोला, बहुत जरूरी काम है फायरफ्लाई, जो हमें अभी करना होगा। इससे पहले कि आशी कुछ समझ पाती, क्रिश ने अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लिया। ऐसा अचानक ही हुआ, गिरने के डर से आशी के पैर उस अपने आप क्रिश की कमर में लिपट गए। क्रिश ने बिना एक पल गंवाए आशी के होठों पर किस करते हुए अपने कदम क्लोजेट रूम से बाहर निकाल दिए। अब आशी क्रिश के मतलब को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी और अब क्रिश आशी को पागलों की तरह प्यार करने लगा और प्यार करते करते दोनों बेहाल हो गए। और अब कुछ देर बाद आशी और क्रिश एक दूसरे की बाहों में बिस्तर पर लेटे हुए थे। आशी क्रिश के मजबूत सीने पर अपना सिर रखे उसकी बाहों में रिलैक्स कर रही थी और क्रिश उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। उसे अपनी बाहों में लेकर वह लगातार बड़े प्यार से आशी के मासूम चेहरे की तरफ देख रहा था और बार बार उसके माथे पर किस कर रहा था। उसे आशी पर बहुत प्यार आ रहा था। तभी आशी ने क्रिश के चेहरे की तरफ देखते हुए बड़े ही प्यार से कहा, साइको, तुम कहाँ थे रात भर? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। तुम बिन बताए हमेशा चले जाते हो। तुम्हें पता है, तुम जब बाहर जाते हो मुझे हमेशा तुम्हारी ही चिंता रहती है। अगर पिछली बार की तरह तुम बिना बताए फिर से गायब हो गए तो मैं क्या करूंगी? तुम जानते हो ना तुम मेरे लिए क्या हो। इन शब्दों को कहते हुए आशी की आंखों में एक घबराहट थी और क्रिश उसकी आंखों की घबराहट को महसूस कर बड़े ही प्यार से उसके बालों में हाथ चलाते हुए बोला, बहुत जरूरी काम था माय लव, इसलिए जाना पड़ा। और अब तुम चिंता मत करो, मैं चाहे कहीं भी रहूं तुम्हारे पास लौटकर जरूर आऊंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मेरा दिल ही नहीं लगता। मुझे तुम्हारी इन बेवकूफियों की आदत हो गई है। अब क्रिश कहते हुए क्रिश ने धीरे से आशी की नाक खींची और क्रिश की बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए थोड़ा चिढ़कर बोली, क्या कहा तुमने? मैं बेवकूफ हूं? साइको, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही कहते हो। अगर मैं बेवकूफ हूं तो क्यों आए हो मेरे पास? जाओ यहां से, अपनी इंटेलिजेंट लिंडा या याना के पास जाओ। हटो मेरे पास से, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे हो। कहते हुए आशी चिढ़ते हुए क्रिश को झटक कर उसकी बाहों से आजाद होने की कोशिश करने लगी और क्रिश उसकी इस हरकत पर थोड़ा नाराज हो गया। वह अगले ही पल झटके से आशी को अपने नीचे कर अचानक ही उसके ऊपर आ गया और अब आशी उसके नीचे दबी हुई घबरा गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, क्रिश उसे अपनी नीली नजरों से घूर कर देखते हुए उसके जबड़े को अपने हाथों में पकड़कर थोड़ी गुस्से भरी आवाज में बोला, क्या कहा तुमने? किसके पास जाऊं मैं? फायरफ्लाई, तुम समझती क्या हो मुझे?
तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के करीब जा सकता हूं? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सोचने की? आखिर तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है? उन दोनों का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? तुम कुछ पागल हो। अगर मुझे उनके पास ही जाना होता तो मैं तुम्हारे पास क्या करने आता? शायद तुम्हें पता नहीं है फायरफ्लाई, पर मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसने हमेशा सिर्फ तुम्हारे करीब आने की चाहत की है। अगर मुझे किसी और के करीब जाना होता तो तुम चाहकर भी कभी मुझे अपने करीब ला नहीं सकती थी। समझ में आई बात? तुमने आज तो इस बात को कह दिया, लेकिन अगर आज के बाद तुमने यह बात अपनी जुबान से निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? कहते हुए क्रिस उसके होठों को एक बार फिर किस करते हुए छोड़ता है, जिसके कारण आसी के मुंह से सिसकी निकल गई। अब वह अपनी आंखों में थोड़ी नमी लिए हुए क्रिस के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, तो तुम्हें यह बात हमेशा अपने दिमाग में फिट करके रखना होगा कि तुम सिर्फ मेरे करीब आ सकते हो। तुम्हें किसी और के करीब जाने का हक नहीं है, और अगर तुम गए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और उस लड़की के भी सारे बाल नोच लूंगी, टकला कर दूंगी मैं उसे, समझे तुम? कहते हुए आसी ने अपने निचले होठों को बाहर की तरफ निकाल कर लिया और ऐसा करते हुए वह हमेशा की तरह बहुत क्यूट लगने लगी। क्रिस उसकी इस मासूमियत पर अपना गुस्सा भूलने के लिए मजबूर हो गया। अब वह धीरे से आशी के गालों पर किस करते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अच्छा, तो तुम मुझे लेकर इतनी पजेसिव हो फायरफ्लाई? तो यह बताओ कि क्या मैं तुम्हारे करीब एक बार फिर आ सकता हूं? क्यों ना एक राउंड और हो जाए फायरफ्लाई? क्रिश की इन बेशर्मी भरी बातों को सुनकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। क्रिश बिल्कुल उसके ऊपर झुका हुआ था। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। आशी को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने क्रिश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, साइको, नहीं, प्लीज अभी नहीं, मैं बहुत थक गई हूं, मुझे भूख भी लगी है और मुझे नींद भी आ रही है। अब मुझे सोना है, आज मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। कहते हुए आशी अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है और क्रिश उसकी बातों को सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, क्या तुम सचमुच बहुत थक गई हो और तुम्हें बहुत जोर से नींद आ रही है? तो इसका मतलब है कि तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो तुम सो जाओ फायरफ्लाई, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कहते हुए क्रिस धीरे से आशी के बगल में लेट गया और गिफ्ट का नाम सुनकर आशी के कान खड़े हो गए। जल्दी से क्रिस की तरफ देखकर उसकी तरफ कवरट बदल चुकी थी और अब वह क्रिस के सीने पर चढ़ते हुए एक्साइटेड होते हुए बोली, क्या कहा तुमने? गिफ्ट? तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो साइको? कहाँ है, किधर? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहते हुए आशी एक्साइटेड होते हुए अपनी नजर पूरे कमरे की तरफ दौड़ाने लगी, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया और क्रिश अपनी मासूम बीवी के चेहरे की एक्साइटमेंट देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। अब आशी एक बार फिर क्रिश की तरफ देखते हुए बोली, साइको, बताओ ना, तुम चुप क्यों हो? कहाँ है गिफ्ट? आशी की एक्साइटमेंट देखकर क्रिश उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से अपने ऊपर खींच लेता है। अब आशी पूरी तरह से क्रिश के सीने पर लिपटी हुई थी। वह जल्दी से अपना चेहरा उठाकर जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, तभी क्रिश धीरे से उसके होठों पर उंगली रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शांत रहो, दिखाता हूं अभी। इतना कहकर क्रिश आशी को अपनी बाहों में लिए हुए एक बार फिर करवट बदल लेता है। ऐसा करने से आशी उसके नीचे और क्रिश उसके ऊपर था।
क्रिस यूं ही आशी के ऊपर लेटे हुए ही बेड के बगल में रखे हुए ड्रॉयर को खोलता है और अब उसमें से उसने एक बॉक्स निकाला। आशी भी धीरे से अपनी नजर घुमाकर ड्रॉयर की तरफ देख रही थी और तभी क्रिस आशी के सामने यह बॉक्स ओपन करते हुए वह बॉक्स आशी के हाथों में पकड़ाता है। आशी कंफ्यूजन से उस बॉक्स को देखने लगी। यह क्या है साइको? कहते हुए आशी ने क्रिस के हाथों से वह बॉक्स लिया और क्रिस बड़े ही प्यार से उसके चेहरे और होठों की तरफ देखते हुए बोला, खुद की ही खोल कर देख लो। ऐसा कहते हुए क्रिस अभी भी आशी के ऊपर ही लेटा हुआ उसके बहुत करीब था और आशी ने जैसे ही वह बॉक्स खोला उसकी आंखें चमक गईं। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की एक्साइटमेंट क्रिस देखकर मुस्कुरा रहा था और अब आशी ने खुश और एक्साइटेड होते हुए क्रिस से कहा, साइको यह तो डायमंड है। इतना खूबसूरत इतना बड़ा डायमंड मैंने तो आज तक नहीं देखा। साइको क्या यह असली है? क्या तुम यह मेरे लिए लाए हो? कहते हुए आशी उस डायमंड को बॉक्स से निकालकर अपने हाथों में लेते हुए उसे घुमा घुमा कर चारों तरफ देखने लगी और क्रिस जो इस वक्त उसके ऊपर ही लेटा हुआ था आशी के चेहरे की मुस्कान और एक्साइटमेंट देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, यू लाइक इट फायरफ्लाई? फिर क्रिस की बात सुनकर आशी ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मुझे यह बहुत पसंद है। और फिर आशी ने कुछ सोचते हुए अपने होठों को बाहर निकालकर छोटा सा पाउट बनाते हुए बड़ी ही मासूमियत से क्रिस से कहा, साइको यह मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रख लो इसे। आशी की बात सुनकर क्रिस कंफ्यूजन से उसे देखते हुए बोला, क्या तुम पागल हो फायरफ्लाई? तुम यह क्यों नहीं चाहती? तुम्हें मालूम भी है इसकी कीमत क्या है? इस डायमंड के लिए हिस्ट्री में आज तक सैकड़ों वॉर हो चुके हैं। यह वर्ल्ड का अब तक का सबसे महंगा और खूबसूरत हीरा है। इसकी कीमत लगभग एक देश के बराबर है और तुम्हें यह नहीं चाहिए? क्या मैं जान सकता हूं तुम्हें यह क्यों नहीं चाहिए? कहते हुए क्रिस अपनी नीली नजरों से आशी को घूर कर देख रहा था और अब आशी अपनी टिमटिमाती आंखों से क्रिस की तरफ देखते हुए मासूमियत से बोली, यह डायमंड चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो साइको, लेकिन तुम ही बताओ मैं इसका क्या करूंगी? अगर मैं इसे कहीं रखूंगी और यह खो गया तो? इससे अच्छा तो तुम मुझे कोई ब्रेसलेट या नेकलेस लाकर दे देते, कम से कम मैं उसे पहन तो लेती। यह मुझसे नहीं संभलने वाला, इसे तुम ही रखो। कहते हुए आशी ने वह डायमंड वापस क्रिस के हाथों में पकड़ा दिया। अब क्रिस आशी की बातों को सुनकर मुंह बनाते हुए उसकी नाक खींचते हुए बोला, तो मेरी फायरफ्लाई को डायमंड नहीं नेकलेस चाहिए? ओके नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें एक खूबसूरत सा नेकलेस लाकर दे दूंगा, पर यह बताओ बदले में मुझे क्या मिलेगा? कहते हुए क्रिस आशी की आंखों में और उसके मासूम चेहरे की तरफ देखने लगा और क्रिस की बातें सुनकर आशी अपनी चीन के नीचे उंगली रखकर सोचने का नाटक करते हुए बोली, मैं तुम्हें क्या दूंगी, रुको सोचने दो। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा साइको। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे पाऊं, और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम तो किंग हो ना, तुम्हारे पास तो हर चीज होती है, तुम जो चाहे उसे हासिल कर सकते हो। और मैं बेचारी, मैं तो काम भी नहीं करती, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि मैं एक चॉकलेट भी ला सकूं। तुम्हें पता है तुमने पिछली बार मुझे जो चॉकलेट दी थी वह भी नताशा ने छीन लिए। कहते हुए आशी मासूमियत से अपने निचले होठ बाहर निकालकर रोने लगी और क्रिस उसकी इन बेवकूफी भरी बातों को सुनकर अपना सर झटकते हुए बोला, शट अप फायरफ्लाई, तुम बड़ी कब होगी? तुम पैसे और चॉकलेट के लिए रो रही हो। तुम अच्छे से जानती हो
जो मेरा है वह तुम्हारा है, तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं है और मुझे तुमसे पैसे या कोई महंगा गिफ्ट नहीं चाहिए। समझ में आई बात? इसलिए फालतू की बातें सोचकर रोना बंद करो। और कृष की डांट सुनकर आशी अचानक ही अपना रोना बंद कर मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए तो क्या चाहिए साइको? मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए चॉकलेट भी नहीं है। कहते हुए वह अपना मायूस सा चेहरा लेकर कृष को कंफ्यूजन से देखने लगी। आशी की इस बात को सुनने के बाद कृष ने चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से आशी के होठों पर लाइट किस करते हुए कहा, मुझे जो चाहिए मैं तुमसे खुद ले लूंगा फायरफ्लाई, क्योंकि वह तो पहले ही मेरा है। कहते हुए कृष की आंखों में एक शरारत थी और आशी उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई। कृष अब तक आशी के ऊपर ही लेटा हुआ था। आशी उसके नीचे उसके हैंडसम चेहरे को निहारते हुए अपनी क्यूट क्यूट हरकतें कर रही थी। दोनों ही क्लोजेट में बिना कपड़ों के एक दूसरे के साथ थे, लेकिन इस सिचुएशन में भी वह पागल लड़की अपनी मासूम हरकतों को करने से पीछे नहीं हो रही थी। पर कहीं ना कहीं कृष को उसकी यह नादानी भरी बातें बहुत अच्छी लग रही थीं। इधर दूसरी तरफ रॉकी और नताशा का कमरा। दोपहर का वक्त नताशा कमरे में बैठे हुए कुछ परेशान लग रही थी और तभी रॉकी कमरे में दाखिल हुआ। वह कमरे में आकर अपना टॉवल लेकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाने लगा। तभी नताशा उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए और लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोली, रॉकी क्या तुम मेरी एक हेल्प कर दोगे? क्या तुम मुझे शॉपिंग के लिए लेकर चल सकते हो? अब नताशा की बातों को सुनकर रॉकी के चलते हुए कदम रुक गए। उसने अचानक ही पलटकर नताशा की तरफ देखते हुए कोड लैंग्वेज में कहा, शॉपिंग किस लिए? तुम्हें जो भी चाहिए तुम सर्वेंट से कहकर मंगवा सकती हो। अब नताशा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी नजर इधर उधर करते हुए रॉकी से कहा, एक्चुअली मुझे कुछ पर्सनल चीज लेनी है, तो बस इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा। नताशा की बात सुनकर रॉकी बिना किसी एक्सप्रेशन नताशा से बोला, सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कंसर्ट के लिए जाना है, तुम किसी और के साथ चली जाओ। इतना कहकर रॉकी फ्रेश होने बाथरूम में चला गया और रॉकी की बात सुनकर नताशा का चेहरा मायूस हो गया। उसे लगा था वह रॉकी के साथ शॉपिंग पर जाकर कुछ अच्छा टाइम बिता सकती है। शायद इसी दौरान रॉकी उसे समझने की कुछ कोशिश करे और दोनों के बीच रिलेशनशिप कुछ आगे बढ़ सके। पर अब नताशा की सोच धरी की धरी रह गई और अब नताशा कुछ सोचते हुए क्लोजेट रूम में जाकर अपने लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करती है। थोड़ी ही देर में वह एक जीन्स और लॉन्ग टॉप पहनकर अपने बालों को हाई पोनीटेल बनाए हुए, हाथ में एक पर्स और पैरों में सैंडल पहने कमरे से बाहर निकली। अब नताशा नीचे हॉल में आई और सामने आशी को सोफे पर बैठे पढ़ाई करते हुए देख रही थी। अब नताशा आशी के पास जाकर आशी से बोली, आशी सुन, तू मेरे साथ शॉपिंग पर चलेगी? मुझे कुछ जरूरी सामान लेना है। नताशा की बात सुनकर आशी अपनी नोटबुक से अपना चेहरा निकालकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, सॉरी यार नताशा, पर तू तो जानती है ना, साइको मुझे कहीं आने जाने नहीं देता और अगर मैं उससे पूछूंगी तो खामखा उसका दिमाग गर्म हो जाएगा। तू एक काम कर ना, अथर भैया या समर के साथ चली जा। यह सुनकर नताशा ने मुंह बनाते हुए कहा, अथर भैया के साथ कैसे जाऊं? वह बिला में नहीं है, वह किसी काम से बाहर गए हैं और समर पता भी नहीं वह जाएगा या नहीं। नताशा ने बस इतना ही कहा था, तभी समर अचानक ही पीछे से आते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं?
वह भी मेरी गैर मौजूदगी में। समर की बात सुनकर अचानक ही नताशा और आशी ने उसकी तरफ पलटकर देखा तो समर एक जीन्स पहने ऊपर से व्हाइट शर्ट के साथ एक खूबसूरत सा लॉन्ग कोट, आंखों पर गॉगल्स, चेहरे पर एटीट्यूड वाली मुस्कान और हाथों में एक्सपेंसिव वॉच पहने खड़ा था। जेल से सेट किए हुए बाल, समर काफी हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। समर को इस तरह देखकर आशी और नताशा कंफ्यूज होते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, अरे वाह समर, तुम इतना रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? कोई डेट वेट है क्या? उन दोनों के सवाल और सवालिया नजर को देखकर समर थोड़ा एटीट्यूड और एक्शन दिखाते हुए बोला, डेट तो नहीं है, पर डेट की प्लानिंग करने जा रहा हूं। मतलब क्या है तुम्हारा? आशी ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा। अब समर थोड़ा स्टाइल से टेढ़ा खड़ा होते हुए आशी को अपना स्टाइल दिखाते हुए बोला, मतलब एक लाइव कंसर्ट में जा रहा हूं। बहुत दिन हो गए हैं बाहर एंजॉय नहीं किया मैंने, और इसी बहाने एक दो इंग्लिश लड़कियों पर भी चांस मार लूंगा। ठीक कहा ना मैंने? वैसे कैसा लग रहा हूं मैं? समर की बात सुनकर आशी और नताशा मुस्कुराते हुए पहले एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर दोनों ही अपने हाथों से ओके का साइन बना चुके थे। और तभी आशी को कुछ ख्याल आया। उसने जल्दी से नताशा की तरफ देखते हुए कहा, अरे नताशा, यह तो बहुत अच्छी बात है। समर भी बाहर जा रहा है और तुम्हें भी अपनी शॉपिंग के लिए बाहर जाना है, तो तुम दोनों एक साथ ही चले जाओ। समर तुम्हें शॉपिंग करा देगा। आशी की बात सुनकर नताशा थोड़ा शर्मिंदा होते हुए ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं रहने दो, खाम खा समर को परेशान करने की क्या जरूरत है। मैं खुद ही चली जाऊंगी, या बाद में भाई आएंगे तो उनके साथ चली जाऊंगी। नताशा की बात सुनकर समर मुंह बनाते हुए नताशा से बोला, क्या? खबरदार नताशा, जो तुमने आज के बाद ऐसी बात कही, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आशी बिल्कुल सही कह रही है, मैं तो बाहर ही जा रहा हूं, तुम चलो मेरे साथ। एक तो मेरी किस्मत में गर्लफ्रेंड नहीं है, कम से कम फ्रेंड को ही घुमा लूं। तुम्हें पता है, मैं और आशी जब बच्चे थे तो अक्सर उसकी जिद के पर गोलगप्पे खाने घर से बाहर जाया करते थे, वह भी छुपते छुपाते, और वह भी 10 फीट की दीवार को छलांग मारकर, ताकि बाबा को इस बारे में कुछ पता ना चले। पर तुम्हें पता है, यह आशी की बच्ची गोलगप्पे भी खा लेती थी और घर आकर बाबा को सब बता देती थी, और उसके बाद बाबा इसे तो छोड़ देते थे, पर मेरी बहुत खिंचाई होती थी। कहते हुए समर आशी को घूर कर देख रहा था, और समर की बात सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा छछूंदर कहीं के, तूने मेरी बात को बता दी, अब जरा अपनी भी बता दे कि तू मेरे साथ मेले में गोलगप्पे खाने नहीं बल्कि वहां जुआ खेलने जाता था, और मैं बाबा से तेरे गोलगप्पे खाने की नहीं बल्कि जुआ खेलने की शिकायत करती थी। आशी की बात सुनकर नताशा हैरानी से मुंह पर हाथ रख समर की तरफ देखते हुए बोली, समर तुम जुआ खेलते थे? तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है। यह सुनकर समर अपना सर खुजलाते हुए आशी को अपनी आंखें दिखाते हुए बोला, जुआ किसने कहा? मैं जुआ खेलता था आशी की बच्ची, तू चुप कर। अरे वह जुआ नहीं, उसे लॉटरी की टिकट कहा जाता था। मैं हमेशा लॉटरी की टिकट लेता था। यह आशी की बच्ची तो कुछ भी बोलती रहती है, बंदरिया कहीं की। समर की बात सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो लॉटरी भी जुआ ही होता है समर के बच्चे, और तूने मुझे बंदरिया कहा? तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरे बाल नोच लूंगी, तुझे टकला कर दूंगी, समझा तू? कहते हुए आशी जैसे ही समर की तरफ बढ़ी, समर घबराते हुए अपने 2 कदम पीछे लेता है, और इस चक्कर से अचानक ही उसके पैर नताशा के पैरों पर पड़ गए। नताशा ने इस वक्त हाई हील सैंडल पहन रखी थी। अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ा और वह गिरने को हुई।
तभी समर किसी तरह खुद को संभाल कर अचानक ही नताशा को उसकी कमर से थाम लेता है। और यह सब इतना जल्दी हुआ कि नताशा या समर या आशी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। यह सब एक एक्सीडेंट था, पर इस दौरान गलती से नताशा के हाथ समर के दोनों शोल्डर पर और समर के दोनों हाथ नताशा की कमर पर थे। नताशा गिरने के डर से अचानक ही पीछे की तरफ झुकी हुई थी और समर उसे अपनी बाहों में लिए हुए उसकी तरफ झुका हुआ था। यह पोज काफी रोमांटिक और खूबसूरत था। आशी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए नताशा और समर को देखने लगी और तभी अचानक ही हॉल में कुछ गिरने की आवाज आई, जिसे सुनकर तीनों का ध्यान सामने की तरफ गया, जहां रॉकी अपनी ही जगह पर जमा हुआ खड़ा था। उसकी नजर समर और नताशा पर थी और तभी आशी ने देखा रॉकी के पैरों के पास एक फ्लावर वॉश गिरा हुआ था। अब रॉकी को वहां देखकर समर और नताशा अपनी जगह पर खड़े हुए। तभी रॉकी पीटर की तरफ देखते हुए उसे ऑर्डर देते हुए बोला, पीटर, यह गलती से गिर गया था, इसे साफ करो और मैं कंसर्ट के लिए जा रहा हूं। मॉम पूछे तो बता देना। कहते हुए रॉकी ने एक नजर समर और नताशा की तरफ देखा। नताशा रॉकी के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख रही थी। रॉकी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वह बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था, जो देखकर नताशा को कुछ भी फील नहीं हुआ। उसे ना ही डर लग रहा था और ना ही बुरा लग रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही मायूसी थी, जिसे समर और आशी ने समझ लिया था। और तभी मौके की नजाकत को देखकर आशी ने मुस्कुराते हुए समर से कहा, कोई बंदर यहाँ खड़े खड़े टाइम वेस्ट करेगा या नताशा को शॉपिंग पर भी ले जाएगा? देखो, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, नताशा को जो चाहिए उसे दिला देना, समझ में आई बात? कहते हुए आशी ने पीटर की तरफ देखते हुए कहा, पीटर, मेरे कमरे में क्रेडिट कार्ड है, जरा वह ले आओ। आशी की बात सुनकर पीटर जैसे ही वहां से जाने को हुआ, तभी समर मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से एक ब्लैक क्रेडिट कार्ड निकालकर आशी को दिखाने लगा। मुझे तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है। इस कार्ड को देखने के बाद नताशा और आशी हैरानी से समर की तरफ देखते हुए बोले, ब्लैक कार्ड तुम्हारे पास कहां से आया? यह तो वीआईपी ब्लैक कार्ड है। समर के बच्चे, तुमने किसी की पॉकेट में डाका तो नहीं डाला? देखो, पहले ही बता दो तुमने किसका कार्ड चुराया है, ताकि मैं साइको को तुम्हें कम सजा देने के लिए मना सकूं, वरना इस गुनाह के चक्कर में वह मार मार के तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर देगा। और माना कि मैं तुझे बंदर कहती हूं, पर मेरा यकीन कर, मैं नहीं चाहती कि तेरा पिछवाड़ा सचमुच बंदर की तरह लाल हो जाए। कहते हुए आशी बड़ी ही मासूमियत से समर की तरफ देख रही थी। आशी की बात सुनकर समर ने मुंह बनाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, पर तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरा साइको मेरा पिछवाड़ा लाल नहीं करेगा, क्योंकि मुझे यह ब्लैक कार्ड तेरे साइको ने ही इशू करके दिया है। वह क्या है ना, तेरा साइको इतना भी बुरा नहीं है। मैंने उसे कहा कि मुझे बाहर जाने के लिए परमिशन चाहिए, तो उसने मुझे परमिशन के साथ साथ यह कार्ड भी दिया। सच्ची आशी, तूने अमीर आदमी से शादी करके बहुत समझदारी का काम किया है। इसी बहाने मेरा भी भला हो रहा है। समर की बात सुनकर आशी और नताशा उसका चेहरा देखने लगे। अब समर नताशा का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुरा कर बोला, चलो नताशा, आज मैं तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग करवाऊंगा और पैसे की चिंता तुम मत करना। उसका बिल उसका साइको भरेगा। वैसे भी उस कंजूस ने जूते चुराई की रस्म में हमें कुछ नहीं दिया, तो उसका साला और साली होने के नाते हम लोग अपना गिफ्ट खुद ही ले लेंगे। कहते हुए समर आगे की तरफ चलकर अचानक ही पीछे
आशी की तरफ पलटकर उसे अपनी जीभ निकालकर चिढ़ाने लगा और आशी अपनी कमर पर हाथ रखकर नाक फुलाते हुए समर की तरफ देखकर बोली, समर के बच्चे, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, फिजूल खर्ची मत करना, और हाँ, मेरे लिए चॉकलेट की 4 बॉक्स लेकर आना और स्नैक्स भी। कहते हुए आशी आवाज देते हुए समर को अपना ऑर्डर दे रही थी और समर नताशा का हाथ पकड़े बाहर की तरफ जाते हुए अपना हाथ हवा में उठाकर आशी को बाय बाय बोलने लगा। अब आशी मुस्कुराकर वापस अपने कमरे की तरफ जाने के लिए जैसे ही पीछे पलटी, तभी उसकी नजर उसी हॉल में खड़े रॉकी पर गई। रॉकी, जो कि अपनी नीली आंखों से समर और नताशा को जाते हुए देख रहा था, ना जाने क्यों इस वक्त उसकी आंखों में कुछ अजीब नजर आ रहा था। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन आशिक ने ध्यान दिया रॉकी के हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थीं। उसकी नजर दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। रॉकी का चेहरा कोल्ड नजर आ रहा था और यह चीज देखकर आशी फिर पलटकर दरवाजे की तरफ देखती है। अब आशी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और तभी आशी ने रॉकी को इग्नोर करते हुए पीटर को आवाज लगाते हुए कहा, पीटर, शाम को 2 लोगों का डिनर कम अरेंज करना, समर और नताशा बाहर ही खाकर आएंगे, उन्हें आने में काफी देर हो जाएगी। इतना कहकर आशी अपनी तिरछी नजर से रॉकी को देखकर वहां से चली गई और रॉकी आशी की बातों को सुनकर अपने दांत पीसने लगा। कुछ पल बाद वह वहां से चला गया। आशी, जो इस वक्त सीढ़ी पर खड़ी दरवाजे से बाहर रॉकी को जाते हुए देख चुकी थी, अपने चेहरे की मुस्कान को और भी ज्यादा मिस्टीरियस कर चुकी थी और अब उसने अपना मोबाइल निकालकर समर को मैसेज टाइप किया। थोड़ी ही देर में समर, जो इस वक्त कार में बैठने जा रहा था, अचानक ही मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने के बाद उसने मैसेज चेक किया और मैसेज पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर भी एक मिस्टीरियस स्माइल थी। तभी अचानक समर ने देखा नताशा कार में बैठने जा रही थी और यह देखकर समर अचानक ही उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लेता है। नताशा कंफ्यूजन में समर की तरफ देखने लगी और समर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कार में नहीं जाएंगे बल्कि अपनी स्पोर्ट बाइक पर जाएंगे। पर यह सुनने के बाद नताशा थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, व्हाट, स्पोर्ट्स बाइक पर? लेकिन क्यों? कुछ किंतु परंतु, कुछ लेकिन वेकिन नहीं। तुमने मेरी नई स्पोर्ट बाइक की राइड नहीं की, इसलिए चलो आज मैं तुम्हें स्पोर्ट बाइक की राइड कराता हूँ। वैसे भी कार में तो तुम हमेशा बैठी ही होगी, आज बाइक पर राइड करते हैं, समथिंग न्यू, क्या कहती हो? समर की बात सुनकर नताशा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आइडिया तो अच्छा है, पर मुझे बाइक पर बैठने से डर लगता है, मैं कभी बैठी नहीं हूं आज तक। यह सुनकर समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह दैट्स ग्रेट, यह तो तुम्हारे लिए और भी अच्छा है, आज तो तुम कुछ नया अचीवमेंट फील करोगी। अब ज्यादा सोचो मत, चलो मेरे साथ। कहते हुए समर नताशा का हाथ पकड़कर स्पोर्ट बाइक के पास लेकर आया और वह अपने सर पर हेलमेट पहनकर बड़े ही स्टाइल के साथ बाइक पर बैठा और नताशा को उसका हेलमेट देते हुए बोला, यह पहनो और बैठ जाओ। नताशा ने घबराते हुए हेलमेट तो पहन लिया, पर बाइक पर बैठते हुए उसे काफी डर लग रहा था। वह बाइक पर दोनों तरफ पैर करके तो बैठ गई, पर उसने बैक सीट को अपने हाथों से पकड़ा था। यह देखकर समर मुंह बनाते हुए बोला, नताशा, तुमने कभी लड़का और लड़की को बाइक पर बैठे हुए नहीं देखा क्या? अरे बाइक पर तुम ऐसे बैठोगी तो तुम गिर जाओगी, तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, ठीक से पकड़ो यार, यह स्पोर्ट बाइक है, इसकी स्पीड बहुत तेज है।
समर की बात सुनकर नताशा थोड़ा घबराते हुए बोली, नहीं प्लीज मुझे गिराना मत, मैं बैठ रही हूँ। और इतना कहते हुए नताशा ने धीरे से समर के जैकेट को अपने हाथों से पकड़ लिया। यह देखकर समर ने नताशा के दोनों हाथों को पकड़कर उसे अपनी कमर पर मजबूती से लपेट दिया। घबराओ मत, कंफर्टेबल रहो, मैं हूं ना, मैं बाइक बहुत अच्छी चलाता हूं। तुम बस कस के पकड़ कर बैठना, क्योंकि अब हमारी बाइक हवा से बातें करने वाली है। इतना कहकर समर ने अपनी बाइक स्टार्ट की। उसने जैसे ही बाइक में एक्सीलेटर को दबाया, बाइक ने एक झटका दिए और नताशा एक बाउंस के साथ समर से और भी ज्यादा चिपक गई। उसकी पकड़ घबराहट के मारे समर के पेट पर कस गई और तभी समर ने बाइक स्टार्ट करके बाइक में आगे लगे हुए मिरर में पीछे का रिफ्लेक्शन देखा, जहां रॉकी अपनी डार्क आंखों से उन दोनों को देख रहा था। नताशा का ध्यान पीछे नहीं था, पर समर ने मिरर के जरिए रॉकी को देख लिया था और अब उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। अब समर ने बाइक स्टार्ट करते हुए नताशा से कहा, नताशा बेबी रेडी हो जाओ, हम उड़ने वाले हैं। इतना कहकर समर की बाइक अचानक ही तेज आवाज के साथ स्टार्ट हुई। अब वह और नताशा कुछ ही सेकंड में बाइक की तेज स्पीड के कारण देखते ही देखते रॉकी की आंखों से ओझल हो गए। और रॉकी, जो इस वक्त अपनी गाड़ी के बाहर खड़े उन दोनों को देख रहा था और जस्ट अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था, गुस्से से अचानक ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठकर तेज आवाज के साथ उसने दरवाजे को बंद कर लिया। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन इस वक्त काफी गुस्से वाले लग रहे थे और तभी ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। रॉकी पीछे के पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। दोस्तों, क्या है समर और आशी की प्लानिंग? क्या समर और आशी कर पाएंगे नताशा और रॉकी को एक? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें।